नमस्कार विद्यार्थियों, मैं बीएस राजावत मिशन ज्ञान के सीईटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे अपन बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं तो कहूँगा इकोनॉमिक्स की जान है, और वो है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के बारे में हम बात करेंगे। बहुत गहराई के साथ में आपको इसको देखना है। देखिए बेटा, अपन पढ़ रहे हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय पूरी चीजें समझ लीजिए, की पॉइंट्स बाद में देख लेंगे। राष्ट्रीय आय, सबसे पहली बात बेटा, राष्ट्रीय आय है, इसकी गणना है, ये वार्षिक आधार पर की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है, और भारत में इसका टाइम पीरियड है वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक है। और 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो पीरियड है, इसको भारत का वित्त वर्ष कहते हैं। इसी को भारत का लेखा वर्ष कहते हैं। इसी को भारत का बजट वर्ष कहते हैं। और भारत का जो वित्त वर्ष है इसका ओपनिंग डे है ओडी, वो तो कहते हैं 1 अप्रैल को, और क्लोजिंग डे है सीडी है, वो कहा जाता है 31 मार्च को। दूसरी बात, अगर हमारे से पूछा जाए कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का सबसे पहले अनुमान, कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का सबसे पहले अनुमान कब और किसने लगाया था, तो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का सबसे पहले अनुमान 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने लगाया। और इस समय दादा भाई नौरोजी हैं, इन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय पीसीआई पर कैपिटा इनकम ये तो अनुमानित की थी 20 रुपये वार्षिक, 20 रुपये वार्षिक। और भारत की नेशनल इनकम ये अनुमानित की थी 340 करोड़ रुपए। ध्यान रखना, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का सबसे पहले अनुमान 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। उस समय दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये वार्षिक अनुमानित की थी, और भारत की राष्ट्रीय आय है वो 340 करोड़ रुपए अनुमानित की थी। बेटा, दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक रही है, बड़ी अच्छी पुस्तक है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। और इस किताब में इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, और उसी धन निष्कासन के सिद्धांत में भारत की राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का सबसे पहले बार अनुमान लगाया, जो प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये और राष्ट्रीय आय 340 करोड़ रुपए अनुमानित की थी। फिर बात आए कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन, कि भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले वैज्ञानिक या व्यवस्थित अध्ययन किसने किया, तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन 1931-32 में VKRV राव ने किया। VKRV राव ने किया। इसीलिए VKRV राव है, इनको भारत में राष्ट्रीय आय की लेखा प्रणाली का जनक कहा जाता है। इसीलिए VKRV राव है, इनको भारत में राष्ट्रीय आय की लेखा प्रणाली का जनक कहा जाता है। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। राष्ट्रीय आय समिति, नेशनल इनकम कमेटी। और इस राष्ट्रीय आय समिति का जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पीसी महानोबिस। पीसी महानोबिस
इनको इस समिति का क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों ध्यान रखें, भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए 1951 में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। और इस केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने इसका नाम बदला 2005 में, और 2005 में इसका नाम कर दिया था केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ध्यान रखना, जब इसका नाम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था तब भी इसका शॉर्ट रूप है वो CSO था, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और जब इसका नाम बदल के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय किया तभी शॉर्ट रूप CSO था, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो हिंदी में तो नाम बदला। 1951 में जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम केंद्रीय सांख्यिकी संगठन था, और 2005 में इसका नाम केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय कर दिया गया। पर अंग्रेजी का जो शॉर्ट नेम है इसमें कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि पहले भी CSO था और बाद में भी CSO ही रहा, क्योंकि CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हो गया। अब ध्यान रखना, 23 मई 2019 से 23 मई 2019 से बेटा CSO की जगह किसका गठन कर दिया? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। अब इसका हिंदी में नाम कहेंगे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ध्यान देने की बात है, यदि हमारे से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, अगर बेटा पेपर में केवल केंद्रीय सांख्यिकी संगठन लिखा है तो अपन को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन उत्तर करना होगा। ऐसा इस बार कॉमर्स व्याख्याता के एग्जाम में हुआ है। अगर केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय दोनों दिए हुए हैं तो फिर उत्तर क्या करना होगा? कार्यालय करना होगा। क्यों? क्योंकि रिसेंट नेम कौन सा था? कार्यालय। और यदि संगठन भी दे रखा है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भी दे रहा है और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय भी दे रहा है, तो फिर उत्तर होगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, क्योंकि प्रेजेंट में ये काम किसके द्वारा किया जा रहा है? NSO के द्वारा किया जा रहा है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए, ये तो अपने केवल बेटा राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई बेसिक बातें हैं, वो सारी देखी है। एक बार फिर से आप इनको रिकॉल कर लें। देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना है ये वार्षिक आधार पर होती है। भारत में इसका टाइम पीरियड 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है, और 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड है इसको भारत का बजट वर्ष कहते हैं, लेखा वर्ष कहते हैं, वित्त वर्ष कहते हैं। 1 अप्रैल ओपनिंग डे होता है, 31 मार्च क्लोजिंग डे होता है। दोस्तों अनुमान है ये 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, और उस समय दादा भाई नौरोजी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय है 20 रुपये वार्षिक अनुमानित की थी, और राष्ट्रीय आय है 340 करोड़ रुपए अनुमानित की थी। वैज्ञानिक अध्ययन है वो VKRV राव ने किया था 1931-32 में, इसीलिए VKRV राव है, इनको भारत में राष्ट्रीय आय की लेखा प्रणाली का जनक कहा जाता है। 4 अगस्त 1949 को PC महानोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन है वो किया गया था। दोस्तों ध्यान रखना, 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का गठन किया गया, जिसका नाम 2005 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO कर दिया गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया गया, और 23 मई 2019 से इसके स्थान पर हैं वो NSO का गठन कर दिया गया, NSO की स्थापना कर दी गई है। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करने का काम है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का हो गया है, NSO का हो गया है। अब देखिएगा यहाँ बेटो, दो सांख्यिकी संगठन रहे हैं। सांख्यिकी संगठन, ध्यान रखना, 2 सांख्यिकी संगठन। एक सांख्यिकी संगठन है ये तो है NSSO, नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, और एक रहा है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। NSSO है, इसकी स्थापना तो हुई थी 1950 में,
और सीएसओ की स्थापना ये हुई थी 1951 में। बेटा ध्यान रखना, जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी, जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी, इनके आंकड़े हैं वो तो कौन जारी करता था? एनएसओ। और राष्ट्रीय आय और मुद्रास्फीति, इनके आंकड़े जारी करता था, वो करता था सीएसओ। अब क्या हुआ, 23 मई 2019 को इन दोनों सांख्यिकी संगठनों को मर्ज कर दिया गया है। और बेटा जी इनको मर्ज करके एक नया नाम दे दिया गया, वो है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो अगर बात की जाए कि वर्तमान समय में गरीबी, बेरोजगारी, जनसंख्या, मुद्रास्फीति, राष्ट्रीय आय, इनके आंकड़े कौन जारी करता है? तो अब वर्तमान समय में कौन करता है? एनएसओ करता है। अगर पेपर में एनएसओ नहीं दे तो फिर राष्ट्रीय आय के लिए अपन क्या करेंगे? सीएसओ। अगर सीएसओ और एनएसओ दोनों दिया है तो वर्तमान समय में आपको उत्तर करना होगा, वो करना होगा एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब देखिएगा यहाँ बेटा जो बेसिक की है वो सारी दी हुई है। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का सबसे पहले अनुमान 1868 में लगाया था, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। पहली बात, दादा भाई नौरोजी ने उस समय भारत की जो राष्ट्रीय आय है वो तो 340 करोड़ रुपए अनुमानित की थी और प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये वार्षिक अनुमानित की थी। फिर राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन है वो 1931-32 में किया गया था। किसने किया था? VKRV राव ने किया था। इसीलिए VKRV राव हैं, इनको भारत में राष्ट्रीय आय की लेखा प्रणाली का जनक कहा जाता है। ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ। फिर हैं भारत में राष्ट्रीय आय की गणना है ये वार्षिक आधार पर की जाती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है। उसका टाइम पीरियड 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च है। और मैंने आपको बताया 1 अप्रैल है, इसको भारत के बजट वर्ष का ओपनिंग डे कहते हैं, और 31 मार्च है, इसको भारत के बजट का क्लोजिंग डे कहा जाता है। फिर 4 अगस्त 1949 को पीसी महानोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 4 अगस्त 1949 को। किसकी अध्यक्षता में? पीसी महानोबिस की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। ध्यान रखें 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ? इसका मुख्यालय दिल्ली में है। फिर है, अब चूंकि सीएसओ की जगह क्या हो गया? सीएसओ की जगह एनएसओ हो गया। तो बेटा अगर बात करें कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े हैं वो किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो आज के संदर्भ में अपन उत्तर करेंगे एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय हैं, वो राष्ट्रीय आय की गणना करवाने का काम करता है। इसके आंकड़े जारी करने का काम है वो एनएसओ का हो गया है। अगर पेपर में एनएसओ नहीं देता है तो उत्तर करेंगे सीएसओ, और अगर सीएसओ और एनएसओ दोनों साथ में दिए हो तो फिर आज के संदर्भ में उत्तर होगा एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। फिर देखिएगा राष्ट्रीय आय के आकलन की नवीन अवधारणा हरित लेखांकन है। ये बात की जाए कि राष्ट्रीय आय की नवीन अवधारणा कौन सी है, तो हरित लेखांकन है। क्या होता है हरित लेखांकन में बताऊंगा। और ये अवधारणा दी किसने? ये अवधारणा दी है पार्थदास गुप्ता ने। राष्ट्रीय आय की नवीन अवधारणा कौन सी है? तो राष्ट्रीय आय की नवीन अवधारणा हरित लेखांकन है, और हरित लेखांकन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? पार्थदास गुप्ता ने दिया है। तो देखिए हरित लेखांकन दिया किसने है? पार्थदास गुप्ता ने दिया है। पार्थदास गुप्ता क्या कह रहे हैं? देखिए जब हम राष्ट्रीय आय की परिभाषा देखेंगे तो हम कहेंगे राष्ट्रीय आय में क्या कह रहे हैं हम?
एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है। एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है, उसको राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो पारदास गुप्ता कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय आय को जिस रूप में परिभाषित कर रहे हो एक्चुअल में वो राष्ट्रीय आय नहीं है। बोले क्यों? तो पारदास गुप्ता ने कहा कि भाई देखिए, एक साल की अवधि में हम जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करते हैं उसके लिए हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना उत्पादन हो ही नहीं सकता। तो एक साल की अवधि में हमने जो उत्पादन किया है उस उत्पादन के लिए हमने हमारे पर्यावरण को क्या पहुंचाई? क्षति पहुंचाई है। और पर्यावरण को होने वाली जो क्षति है उसको घटाओ। एक साल की अवधि में हमने जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की उनके मूल्य में से पर्यावरण में होने वाली क्षति को घटाओ और उसको घटाने के बाद में जो बचता है वो आपका राष्ट्रीय आय है। और इसी को इन्होंने नाम दिया हरित लेखांकन। तो देखो, हरित लेखांकन का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? हरित लेखांकन का कॉन्सेप्ट है वो पारदास गुप्ता ने दिया है। ध्यान रखना, हरित लेखांकन है क्या कि एक साल की अवधि में जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित कर रहे हो उनके मूल्य में से पर्यावरणीय क्षति को घटाने के बाद में जो बचता है वो हरित लेखांकन है, वो ग्रीन ऑडिटिंग है। और ये विचार पारदास गुप्ता का है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान तृतीयक या सेवा क्षेत्र का है। देखिए, भारत की अगर जीडीपी में योगदान देखो, भारत की जीडीपी में योगदान की बात करें तो भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान है वो बेटा जी हैं, वो किसका है? भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान है वो तृतीयक या सेवा क्षेत्र का है। 3 क्षेत्र होते हैं। एक तो होता है प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि वगैरह आते हैं, एक आता है द्वितीयक क्षेत्र जिसमें इंडस्ट्री आती है, और एक आता है तृतीयक क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं आती हैं। बेटा अगर आप देखें तो वर्तमान समय में भारत की जीडीपी में जो प्राइमरी सेक्टर का योगदान है, कृषि का योगदान है, वो लगभग 18% है। लगभग 18% योगदान है वो तो किसका है? कृषि क्षेत्र का है। आप तृतीय क्षेत्र आप देखें, सेवाओं का योगदान देखें तो आपका 53% है। सेवाओं का योगदान आप देखें तो कितना है? 53% है। और उद्योगों का योगदान देखें तो राउंड फिगर में लगभग 29% है। तो देखिएगा, अब प्रश्न ये दिया है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान, तो भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीयक कह दो या सेवा क्षेत्र का कह दो। सबसे ज़्यादा योगदान है तृतीयक या सेवा क्षेत्र का है, और सबसे कम योगदान पूछे तो सबसे कम योगदान प्राथमिक क्षेत्र का है, कृषि क्षेत्र का है। फिर ध्यान रखें, किसी देश के आर्थिक विकास का मापदंड क्या है? किसी देश के आर्थिक विकास का मापदंड ये होता है, अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही है तो केवल राष्ट्रीय आय का बढ़ना आर्थिक विकास का मापदंड नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है राष्ट्रीय आय बढ़ रही है पर राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या अधिक अनुपात में बढ़ रही है, तो राष्ट्रीय आय बढ़ने के बावजूद भी ये विकास का सूचक नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए केवल राष्ट्रीय आय का बढ़ना आर्थिक विकास का मापदंड नहीं होता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, केवल राष्ट्रीय आय का बढ़ना आर्थिक विकास का मापदंड नहीं है। राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़नी चाहिए, नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार भी होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि ये विकास है। जैसे उदाहरण के लिए ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। बेटा किसी देश की नेशनल इनकम है वो है मान लो फॉर एग्जांपल 1000, और उस समय उस देश की जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है वो है मान लेते हैं अपन 100, ठीक है, कितनी है? 100% है। उस समय देखिए राष्ट्रीय आय कितनी है? 1000 है और जनसंख्या कितनी है? 100। तो यहाँ पर कैपिटा इनकम निकालो, 1000/100 बराबर कितना आ गया? 10, यानी प्रति व्यक्ति आय 10 रुपये। अब हुआ क्या कि इस देश की राष्ट्रीय आय बढ़कर के 1500 हो गई। कितनी हो गई साहब? 1500 हो गई। तो अब राष्ट्रीय आय तो बड़ी है, राष्ट्रीय आय तो बड़ी है,
पर केवल राष्ट्रीय आय के बढ़ने से ही हम इसको विकास नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? हो सकता है इस दौरान इस देश की जनसंख्या है वो 100 से बढ़ करके, पॉपुलेशन बढ़ करके 100 से बढ़ करके कितनी हुई? 200 हो गई। तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय निकालोगे तो 1500 अपॉन 200 बराबर कितना हो गया? 7.5 रुपये। तो देखिए, राष्ट्रीय आय भले ही बढ़ी है, पर राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय क्या कर रही है? घट रही है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि की दर अधिक रही है, और यदि राष्ट्रीय आय में वृद्धि की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि की दर अधिक होती है तो उस देश की प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, और प्रति व्यक्ति आय कम हुई है तो इसको आप विकास नहीं कह सकते। तो ध्यान रखना, केवल राष्ट्रीय आय का बढ़ना एक देश के आर्थिक विकास का मापदंड नहीं है। राष्ट्रीय आय बढ़े, राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े, प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ नागरिकों का जीवन स्तर में भी सुधार हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वास्तव में इस देश में आर्थिक विकास हुआ है। तो ध्यान रखें, केवल राष्ट्रीय आय का बढ़ना आर्थिक विकास का सूचक नहीं है। राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, ये नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होना, ये आर्थिक विकास का सूचक होता है। तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े और नागरिकों का जीवन स्तर भी सुधरे तो कहेंगे कि हम आर्थिक विकास हुआ है। फिर है, स्वतंत्रता के बाद भारत की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का भाग घटा है। ध्यान रखना इस चीज को बेटा जी, क्या ध्यान रखना है? 3 सेक्टर अपन ने बताए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 सेक्टर होते हैं। ध्यान रखना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, 3 क्षेत्र है। तृतीयक क्षेत्र बेटाओ ध्यान रखना, यदि किसी देश की इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर पर, एग्रीकल्चर पर जितनी अधिक डिपेंड होती है, उस देश की इकोनॉमी उतनी ही पिछड़ी हुई होती है, और जिस देश की इकोनॉमी इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पर जितनी अधिक डिपेंड होती है, उस देश की जो इकोनॉमी है उतनी ही संपन्न होती है। तो देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद आप देखें तो स्वतंत्रता के बाद भारत की जीडीपी में, भारत की जीडीपी में अगर प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी देखें तो कम हुई है, इंडस्ट्री की हिस्सेदारी देखें तो बढ़ी है, और सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी देखें तो भी क्या करिए? बढ़ी है। और सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किसकी है? सर्विस सेक्टर की है। इसका मतलब ये हुआ कि स्वतंत्रता के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने विकास किया है। कृषि के ऊपर निर्भरता कम हो रही है, प्राइमरी सेक्टर के ऊपर निर्भरता कम हो रही है। इसका मतलब सीधा मतलब यह है कि स्वतंत्रता के बाद भारत की अर्थव्यवस्था ने विकास किया है। तो प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी पूछे तो घटी है, द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी देखे तो बढ़ी है, और तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी देखे तो भी क्या करी है? बढ़ी है। फिर आप आगे देखिए, राष्ट्रीय आय है क्या? एक वर्ष की अवधि में उत्पादित, राष्ट्रीय आय है क्या? एक वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य। देखिएगा बेटो, आय 2 प्रकार की होती है। आय 2 प्रकार की होती है। आय एक तो होती है बेटा घरेलू आय, और एक होती है राष्ट्रीय आय। समझ लेना इसको, राष्ट्रीय आय, आय 2 प्रकार की होती है। एक घरेलू होती है, एक राष्ट्रीय होती है। घरेलू आय उसको जीडीपी कहते हैं और राष्ट्रीय आय को जीएनपी कहते हैं। घरेलू आय क्या है? एक वर्ष की अवधि में, एक वर्ष की अवधि में एक देश की सीमा के अंदर अंदर, एक वर्ष की अवधि में एक देश की सीमा के अंदर अंदर देशी नागरिकों और विदेशी व्यक्तियों, देश के नागरिकों और विदेशी व्यक्तियों के द्वारा हमारे देश की सीमा के अंदर अंदर जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जा रही है, वस्तुएं और सेवाएं, चाहे ये देशी नागरिक कर रहे हो चाहे विदेशी व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा हो, वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही है। किसके द्वारा?
या तो देश के नागरिक या विदेशी व्यक्ति, क्योंकि विदेशियों को नागरिक नहीं कह सकते, विदेशी व्यक्ति, इनके द्वारा जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की जा रही हैं, इनका जो बाजार मूल्य होता है, इनकी जो मार्केट प्राइस होती है, इनका जो बाजार मूल्य होता है, उसको बेटा वो क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं, उसको घरेलू आय कहते हैं। तो देश की सीमा के अंदर अंदर जो हो रहा है, एक देश की सीमा के अंदर अंदर जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हो रही है, ये वस्तुएं और सेवाएं चाहे देश के नागरिकों के द्वारा उत्पादित की जा रही हैं या विदेशी व्यक्तियों के द्वारा उत्पादित की जा रही हैं, अगर इनका मूल्य आप जोड़ते हो तो वो तो क्या कहलाता है बेटा, वो कहलाता जीडीपी, वो कहलाता घरेलू आय, सकल घरेलू आय। अब राष्ट्रीय आय क्या होती है? देखिए, एक साल की अवधि में देश की सीमा के अंदर अंदर जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई है, इनका मूल्य क्या है? इनका मूल्य जीडीपी है। एक साल की अवधि में देश की सीमा के अंदर अंदर जो वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित हुई है, इनका मूल्य क्या है? इनका मूल्य जीडीपी है। अगर इस घरेलू मूल्य में विदेशों से प्राप्त होने वाली निर्यात आय को तो क्या कर दो, जोड़ दो, निर्यात आय को तो क्या कर दो, जोड़ दो, और आयात खर्च को घटा दो, आयात खर्च को क्या कर दो, घटा दो। तो घरेलू आय में यदि निर्यात आय को अपन जोड़ेंगे और आयात खर्च को घटाएंगे तो वो मूल्य बनता है, वो कौन सा मूल्य बनता है? जीएनपी। ध्यान रखना, देश की सीमा के अंदर अंदर है तब तो क्या कहोगे आप? तब तो जीडीपी कहोगे। और यदि घरेलू सीमा में आपने निर्यात आय को तो क्या कर दिया, जोड़ दिया, और आयात खर्च को आपने घटा दिया, तो वो जो मूल्य बनता है वो कौन सा कहलाता? वो कहलाता है जीएनपी। तो ध्यान रखना बेटा, अगर घरेलू आय और घरेलू आय से हमारे को राष्ट्रीय आय बनाना है तो निर्यातों से प्राप्त होने वाली आय को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाता है, और आयातों पे होने वाले खर्च को घटाया जाता है, तो अपने आप कौन सी आय बन जाती है? राष्ट्रीय आय बन जाती है। ऐसा क्यों? आपको पता है, निर्यातों से इनकम आती है और आयातों पे आपका खर्चा है वो जाता है। निर्यातों से आता है, आयातों से जाता है, और आपको पता है जो आता है उसे जोड़ा जाता है और जो जाता है उसे घटाया जाता है। जो आएगा उसको जोड़ दो, जाएगा उसको घटा दो। आएगा किससे? निर्यात से। जाएगा किस पे? आयात पे। तो ध्यान रखना, अगर घरेलू आय में से आपने निर्यात आय को जोड़ दिया और आयात खर्च को घटा दिया तो ये वैल्यू बनता, वो कौन सा बनता? वो राष्ट्रीय बनता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, घरेलू आय अलग होती है, राष्ट्रीय आय अलग होती है, और इसमें अंतर किसका होता है? अगर घरेलू में आपने निर्यात आय को जोड़ दिया और आयात खर्च को क्या कर दिया, घटा दिया, तो बेटा जी ये क्या कहलाता है? ये आपका जीडीपी कहलाता है। और ध्यान रखना, निर्यात और आयातों का जो अंतर है, निर्यात आय माइनस आयात खर्च, और निर्यात और आयातों का जो अंतर होता है उसको कहते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ध्यान रखना, निर्यात और आयातों के अंतर को कहते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। बेटा, निर्यात आय को अर्थशास्त्र में दिखाते हैं एक्स से, आयात खर्च को किससे दिखाते हैं? एम से, और इन दोनों का अंतर है वो कहलाता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। तो कहीं पर भी आपको ये शब्द लिखा मिले कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय होती क्या है, तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय है वो निर्यात आय और आयात खर्च का अंतर होता है। एक साल की अवधि में एक देश ने दूसरे देशों को कितने मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं निर्यात की और दूसरे देशों से कितने मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं आयात की, इनका अंतर विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय कहलाता है, जिसको शॉर्ट में कहते हैं NFIA, और NFIA इक्वल टू होता है X माइनस M। X निर्यात आय होती है, M आयात खर्च होता है। फिर देखो बेटा, राष्ट्रीय आय क्या होती है, इसका अर्थ तो मैंने बता दिया है। अब देखो, राष्ट्रीय आय की गणना दो मूल्यों पर की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना है ये दो मूल्यों पर की जाती है। दोनों मूल्यों को आपको समझना है। दो मूल्य कौन कौन से हैं? एक स्थिर मूल्य होता है, एक चालू मूल्य होता है। राष्ट्रीय आय की गणना आप देखें
राष्ट्रीय आय। और राष्ट्रीय आय की गणना है ये दो मूल्यों पर की जाती है, एक तो स्थिर मूल्य पर और एक की जाती है चालू मूल्य पर। ध्यान रखना, अगर राष्ट्रीय आय की गणना है ये आधार वर्ष से की जाए उसको तो कहा जाता है स्थिर मूल्य है, और राष्ट्रीय आय की गणना अगर वर्तमान वर्ष से की जाए, करंट ईयर से की जाए, उसको कहते हैं चालू मूल्य। चालू मूल्य का एक नाम प्रचलित मूल्य भी होता है। अब ध्यान रखना दोस्तों, वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के स्थिर मूल्य का आधार वर्ष पूछ ले तो यह है 2011। वर्तमान समय में भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के स्थिर मूल्य का आधार वर्ष है वो 2011 है। और प्रेजेंट ईयर कौन चल रहा है? आज तक तो आप देखें तो प्रेजेंट ईयर हैं वो 2022-23 चल रहा है, क्योंकि मैं दिसंबर 2022 में पढ़ा रहा हूँ अभी आपको, तो 2022-23 है। और जैसे 1 अप्रैल लागू होगा तो ये 23-24 हो जाएगा। फिर ध्यान रखना, स्थिर मूल्यों पर जो राष्ट्रीय आय निकालते हैं अपन, इसको वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं, वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं। और चालू मूल्यों पर जो राष्ट्रीय आय निकाली जाती है इसको बेटा मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहा जाता है, मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो देखिए, राष्ट्रीय आय स्थिर मूल्यों पे भी निकलती हैं, चालू मूल्यों पर भी निकलती है। स्थिर मूल्यों पे जो राष्ट्रीय आय होती है वो आधार वर्ष पे निकाली जाती है जो कि प्रेजेंट में 2011 है, और चालू मूल्यों पे राष्ट्रीय आय वो प्रेजेंट ईयर से निकाली जाती है जो 2022-23 है। स्थिर मूल्यों पे जो राष्ट्रीय आय होती है उसको वास्तविक राष्ट्रीय आय कहते हैं, और चालू मूल्यों पे जो राष्ट्रीय आय होती है उसको मौद्रिक राष्ट्रीय आय के नाम से जानते हैं। तो देखिए, चालू या बाजार मूल्यों पर जो राष्ट्रीय आय निकलती है उसको मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। फिर राजस्थान में 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पे 74,009 रुपये रही है, और चालू मूल्यों पे 1,15,933 रुपये रही है। फिर आप देखिएगा, राजस्थान में 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्यों पर 81,231 रुपये तथा चालू मूल्यों पर 1,35,218 रुपये रही है। भारत में 2021-22 में प्रति व्यक्ति आय चालू मूल्यों पे 1,50,326 रुपये अनुमानित की गई है या रही है। 2020-21 में राजस्थान की जीडीपी में स्थिर मूल्यों पर, जीडीपी है वो स्थिर मूल्यों पर 6,60,118 करोड़ रुपए रही हैं, और चालू मूल्यों पे 10,13,323 करोड़ रुपए रही है। ये डाटा भी थोड़ा ध्यान रखना आपको। फिर है 2020-21 में राजस्थान का शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी, शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये स्थिर मूल्यों पर 5,83,645 करोड़ रुपए रहा है, और चालू मूल्यों पे 9,14,262 करोड़ रुपए रहा है। ध्यान रखना, भारत में जो स्थिर मूल्यों पर जीडीपी एमपी है, यानी जीडीपी की गणना 2015 से बाजार मूल्यों पे की जाने लगी है, और स्थिर मूल्यों पे जो जीडीपी एमपी होता है इसको आर्थिक विकास का माप माना जाता है। तो भारत में आर्थिक विकास का माप किसे माना जाता है? जीडीपी एमपी को, और जो भी किस पे? स्थिर मूल्यों पे। फिर राष्ट्रीय आय क्या है? एक प्रवाह उदाहरणा है। राष्ट्रीय आय क्या है? प्रवाह। राजस्थान की राज्य आय के आंकड़े आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के द्वारा जारी किए जाते हैं, और ध्यान रखना इसकी स्थापना है वो हुई थी 1956 में। अगर पूछता है कि राजस्थान की राज्य आय के आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं, तो राजस्थान की राज्य आय के आंकड़े हैं आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय जयपुर के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। फिर हैं वर्तमान समय में बाजार मूल्य पे जीडीपी, ये मैं बता चुका हूँ, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी है, इसको आर्थिक विकास का माप है वो माना जाता है। तो देखिए, यहाँ तो बेटा जी अपन ने बात की है इस लेक्चर में वो राष्ट्रीय आय की जो बेसिक सूचनाएं हैं, बेसिक परिचय हैं, उसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की है। एक बार फिर से 5 मिनट के लिए मैं आपको ये समराइज़ कर देता हूँ, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे लिए ये है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो देखिएगा क्या क्या अपन ने इसमें पढ़ा है, एक बार फिर से देख लीजिएगा। बेटा अपन ने राष्ट्रीय आय की बात की है। सबसे पहली बात, राष्ट्रीय आय की गणना वार्षिक आधार पर की जाती है, और
ये वार्षिक आधार 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक है। 1 अप्रैल को भारत के वित्त वर्ष का ओपनिंग डे कहते हैं और 31 मार्च को क्लोजिंग डे कहा जाता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो पीरियड है इसको भारत का वित्त वर्ष कहते हैं, इसको भारत का लेखा वर्ष कहते हैं, इसको भारत का बजट वर्ष कहते हैं। फिर भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का सबसे पहले अनुमान, तो भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का सबसे पहले अनुमान 1868 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। दादा भाई नौरोजी ने 1868 में भारत की प्रति व्यक्ति आय है वो 20 रुपये वार्षिक अनुमानित की थी और राष्ट्रीय आय है वो 340 करोड़ रुपए अनुमानित की है। फिर भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन 1931-32 में किया गया था, जो कि VKRV राव के द्वारा किया गया था, इसीलिए VKRV राव हैं, इनको भारत में राष्ट्रीय आय की लेखा प्रणाली का जनक कहा जाता है। 4 अगस्त 1949 को राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया और राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष हैं वो PC महानोबिस थे। दोस्तों 1951 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO का गठन किया गया। इसका नाम 2005 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया गया, जिसको 23 मई 2019 से NSO कर दिया गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया गया है। फिर अपन ने बात देखी कि 2 सांख्यिकी संगठन रहे, एक तो NSSO और दूसरा CSO। NSSO की स्थापना ये 1950 में हुई थी, CSO की स्थापना 1951 में हुई थी। जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो NSSO के द्वारा जारी किए जाते थे और राष्ट्रीय आय और मुद्रास्फीति के आंकड़े CSO के द्वारा जारी किए जाते थे। पर ध्यान रखना 23 मई 2019 को इन दोनों संगठनों को फिर से मिला दिया गया है और एक ही नाम दे दिया गया, वो है NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। फिर आप देखिएगा, अपन बात करें कि 3 क्षेत्र होते हैं, एक प्राथमिक क्षेत्र होता है, एक द्वितीयक क्षेत्र होता है, एक तृतीयक क्षेत्र होता है। यदि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आते हैं, तृतीय क्षेत्र में सर्विसेज आती है। यदि किसी देश की अर्थव्यवस्था प्राइमरी सेक्टर पर जितनी अधिक डिपेंड होती है, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही पिछड़ी हुई होती है। ध्यान रखें, अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था की डिपेंडेंसी प्राइमरी सेक्टर पे कम हो रही है, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर पे बढ़ रही है, तो ये मान के चले उस देश की अर्थव्यवस्था विकास की ओर जा रही है। तो दोस्तों ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद भारत की GDP में प्राइमरी सेक्टर की हिस्सेदारी रोल कम हुआ है, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का रोल क्या किया, बढ़ा है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत की अर्थव्यवस्था इसने विकास किया है। फिर आप देखिएगा, अपन बात करें कि राष्ट्रीय आय है ये 2 मूल्यों पर निकाली जाती है, एक स्थिर मूल्य होता है, दूसरा चालू मूल्य होता है। यदि राष्ट्रीय आय की गणना आधार वर्ष से की जाती है तो वो स्थिर मूल्य है और प्रेजेंट ईयर से की जाती है तो वो चालू मूल्य है। स्थिर मूल्य का वर्तमान में आधार वर्ष है वो 2011 है और चालू मूल्य का आधार वर्ष 2022-23 है। ध्यान रखना, स्थिर मूल्य पर जो अपन राष्ट्रीय आय निकालते हैं उसको वास्तविक राष्ट्रीय आय कहा जाता है और चालू मूल्यों पर जो अपन राष्ट्रीय आय निकालते हैं इसको मौद्रिक राष्ट्रीय आय कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया है ये राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई बेसिक सूचनाएं हैं, बेसिक परिचय हैं, ये अपन ने पहले लेक्चर में कवर किया है। अब दूसरा जो लेक्चर है उसमें मैं आपके साथ में बात करूंगा राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां। राष्ट्रीय आय का अर्थ मैं आपको बता चुका हूं, 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य। इसमें आपको विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को क्या करना, जोड़ना है। ध्यान रखना, फिर से देख लेना, ये है देश की घरेलू सीमा। इस घरेलू सीमा में वस्तुएं और क्या उत्पादित होती है, सेवाएं। ये वस्तुएं और सेवाएं चाहे देशी नागरिकों के द्वारा उत्पादित हो रही हो या विदेशी व्यक्तियों के द्वारा। कई बार क्या होता है, विदेशी व्यक्ति हमारे यहाँ सेवाएं देते हैं ना, तो विदेशी व्यक्तियों के द्वारा की जा रही हो, इनका मूल्य है वो तो क्या कहलाता है, इनका मूल्य कहलाता है GDP। तो ये तो घरेलू आय है। राष्ट्रीय आय कब बनेगी, जैसे ये एक देश का क्या है, देश के अंदर अंदर है तो GDP है, GDP। अब इस GDP में आपको प्लस क्या करना है, इस GDP में आपको निर्यात को तो प्लस करना है, निर्यात को तो प्लस करना, निर्यात आय को,
और आपका जो आयात खर्च हुआ उसको माइनस करना है, और जैसे आप निर्यात आय को जोड़ते हैं और आयात खर्च को घटा देते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है, ये आपका जीएनपी बन जाता है, ये आपकी राष्ट्रीय आय बन जाती है। दोस्तों ध्यान रखना, निर्यात और आयातों का अंतर है, इसको कहते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, और विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को शॉर्ट में कहते हैं NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। और ये होती क्या है, ये निर्यात और आयातों का अंतर होता है। निर्यात को किससे दिखाते हैं, X से, और आयात को किससे दिखाते हैं, M से। यानी NFI इक्वल टू क्या होता है, X माइनस M होता है। ये बात भी आपको गहनता के साथ ध्यान रखनी चाहिए। अब बेटा राष्ट्रीय आय की गणना की जो विधियां हैं इनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, थैंक्स।